हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज थर्सडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश वर्जन। ठीक है। सो ये सीरीज है T2O, दैट इज ट्यूसडे थर्सडे ऑप्थेल्मोलॉजी। बाय कोर्स यू नो माय नेम। ठीक है। सो द चैनल इज यू एंड आई विद डॉक्टर रुचिरा। ऐसा मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे इंग्लिश वर्जन के रील्स और रिक्वेस्ट की कि मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊँ। सो ये मेरे एक अपनी तरफ से एक एफर्ट है कि कोई भी पीछे ना हटे, जिसको जैसा कंफर्टेबल है वैसे पढ़े, लेकिन पढ़े, है ना। ओके। जब भी हम यूट्यूब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे? PYQs हो सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लिनिकल सिनेरियोज, और हो सकता है कभी कभी जस्ट इंस्पिरेशनल टॉक, वट एवर इट विल बी। हम ट्यूसडे और थर्सडे को मिलेंगे, ट्यूसडे विद इंग्लिश वर्जन और थर्सडे को विद इंग्लिश वर्जन। और हाँ, ये मेरा इंस्टा एंड आप टेलीग्राम आईडीज़ ज़रूर नोट कर लीजिए। आप पढ़ाई करने में, कोऑर्डिनेट करने में ज़्यादा इजी रहेगा और प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है। सो शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल सिनेरियो से। जब भी हम क्लिनिकल सिनेरियो कभी भी सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक बार तो पहले फटाफट पढ़ेंगे और जो भी आपके कैच पॉइंट्स और सैलिएंट फीचर्स हैं उसको मार्क करेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं। 35-year-old सिकल सेल पेशेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो दिख रहा है वो ये है, कम्स इन आफ्टर बीइंग हिट इन द आई विद अ सॉकर बॉल एज शोन इन द इमेज। तो ब्लंट ट्रॉमा है ना। इमेज देखते हैं। सो मच ऑब्वियस कि क्या डायग्नोसिस है, हाइफीमा, है ना। ही इज इन सिवियर पेन, पेन बहुत है, क्यों होगा? बिकॉज प्रेशर्स आर सो हाई, 50 mm जी, और विजन बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? राइट, हम मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं। लोअरिंग ऑफ प्रेशर्स तो करना ही पड़ेगा, ऑल दोज मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इमीडिएटली वॉश आउट करो ब्लड को। क्यों? सबसे बड़ा डेंजर क्या है? सो हाइफीमा के दो मेजर इफेक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जब भी देर इज ब्लड इन द हाइफीमा, पहली चीज इट विल ब्लॉक द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। जब एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज ब्लॉक हो रहा है तो आपको क्या होगा? मोर प्रेशर्स हो जाएंगे, और जब इंक्रीज ऑफ प्रेशर से क्या हो रहा है? ग्लाकोमा, है ना। तो इंक्रीज और इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, और इसकी वजह से ग्लाकोमा। सेकेंड मेजर इफेक्ट जो आपको याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो है कॉर्नियल स्टेनिंग। एक बार स्टेन हो गया कॉर्निया, आप कुछ नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है। एक ही चीज़ अब आपके हाथ में रह जाएगी, केराटोप्लास्टी रिप्लेस द कॉर्निया। इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको इमीडिएट वॉश करो। सो आंसर क्या हो जाएगा? एंटीरियर चेम्बर वॉशर। ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ PYQs लेते हैं। अच्छा, PYQ डिस्कशन में मैं आपको पहले बता दूं, मैं ऑल 3 एग्जाम्स यानी कि नीट PG हो गया, FMG हो गया, INI-CET, तीनों को केटर करूंगी। ठीक है। एंड एनी वे एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप जब पढ़ने बैठोगे तो यू आर गोइंग टू बेनिफिट ओनली, है ना, फायदा ही होना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लो आउट फ्रैक्चर। सो मोस्ट कॉमन साइट, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। वीकेस्ट वॉल ऑफ द ऑर्बिट, आप आंसर करते हो फ्लोर। ब्लो आउट फ्रैक्चर कभी कंफ्यूज करते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, ब्लो आउट फ्रैक्चर जो टर्म है, दिस इज फॉर द फ्लोर फ्रैक्चर ओनली विच हैज हैपेंड बाय ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा की वजह से फ्लोर फ्रैक्चर को बुलाते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर। अब इसमें कौन सा वीकेस्ट पार्ट है? फ्लोर का कौन सा वो भाग है जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि फ्रैक्चर होगा, है ना? वो आपको याद रखना है। पोस्टीरोमीडियल इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ फ्लोर, है ना। इट इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोर। सो आपको ये बात याद रखनी है दैट यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? कॉमनेस्ट साइड, पोस्टीरोमीडियल पार्ट ऑफ द फ्लोर। और अगर अब मैं आपसे पूछूं विच इज द वीकेस्ट वॉल ऑफ द ऑर्बिट, मीडियल वॉल। पूरे ऑर्बिट की वीकेस्ट वॉल मीडियल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसी बोन है जो कि क्रिबिफॉर्म है। क्रिबिफॉर्म का मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद है, इसलिए वो बहुत वीक है, तुरंत ब्रेक करेगी। कौन सी? लमाइना पेपरेशिया, दैट इज क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड साइनस। So due to cribiform plate
ऑफ एथमॉइड साइनस, ये इसी को बुलाते हो आप लमाइना पैपरेशिया। ठीक है, क्लियर है, लमाइना पैपरेशिया। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से ये वीकेस्ट वॉल है। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि ब्लो आउट फ्रैक्चर है और उसकी वजह से मीडियल वॉल भी फ्रैक्चर हो जाए, उसमें क्या मिलता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा, क्योंकि एथमॉइड साइनसेस खुल गए। ठीक, ओके। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ब्लो आउट फ्रैक्चर का, इसको भी रिवाइज कर लो। क्या फाइंडिंग है, ये जो आप ओपेस्टी देखते हो अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड ऑफ मैक्सिलरी साइनस, ये मैक्सिलरी साइनस है ना, इसको बुलाते हैं, सबको पता है, टीयर ड्रॉप साइन। टीयर ड्रॉप साइन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन को मैं कैसे लिखती हूँ, बहुत बार बताया, डबल क्यू। सो टीयर ड्रॉप साइन इज नथिंग, वो जो आपका हर्निएशन, ये क्या चीज़ है, इडीमा, हैमरेज, सॉफ्ट टिश्यू रिएक्शन की वजह से ये जो हमें ओपेस्टी दिखती है अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड, इसी को बुलाते हैं टीयर ड्रॉप साइन। ठीक है, इट इज़ द फीचर ऑफ ब्लो आउट फ्रैक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फासानेला सर्वेट ऑपरेशन इज डन फॉर, आप सबको पता होना चाहिए, टोसिस। कौन सा टोसिस, माइल्ड टोसिस। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीन तरह से टोसिस को डिवाइड करते हैं ना। सो माइल्ड टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ अप टू 2 मिलीमीटर्स। क्या करते हो, फासानेला सर्वेट। फासानेला सर्वेट का एलपीएस से कोई मतलब नहीं है, इसमें हम मुलर्स रिसेक्ट कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि मुलर्स का एक्शन ही सिर्फ 2 मिलीमीटर का होता है। दो रिट्रैक्टर्स हैं ना लिड के, दो मसल्स हैं जो लिड को पोजीशन पे रख रहे हैं, वॉटर या ऊपर उठा रहे हैं, क्या क्या, एक मुलर्स और एक एलपीएस, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपियर। एलपीएस इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व और मुलर किससे सप्लाइड है, सिंपैथेटिक। इसीलिए जब मुलर रिसेक्शन इज यूजफुल जब माइल्ड डोसेस है, क्योंकि मुलर का एक्शन ही 2 मिलीमीटर का है। क्या करते हैं इसमें, इस ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, वी इवर्ट द लिड और उसके बाद एक स्ट्रिप आप टार्सल प्लेट का काटोगे, कंजंक्टिवा और मुलर्स, इसी को बुलाते हो फासानेला सर्वेट ऑपरेशन। मेनली कहाँ करोगे, हॉर्नर्स सिंड्रोम, क्योंकि हॉर्नर्स में सिंपैथेटिक लेजन होता है ना, मुलर्स चली जाती है, इसलिए मोस्ट इफेक्टिव इन हॉर्नर्स सिंड्रोम। ये भी क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, मुलर्स का दूसरा नाम क्या है, मुलर्स का दूसरा नाम क्या है, सुपियर टार्सल मसल। ठीक है, ओके। जस्ट 1 मिनट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटिंग रेटिनोब्लास्टोमा। सो कौन सी ड्रग्स है, सिंपल वे ऑफ लर्निंग, VEC। ठीक है, सो विनक्रिस्टीन एटोप्साइड कार्बोप्लेटिन, VEC। नाउ रेटिनोब्लास्टोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है ना। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा को अगर हम डिस्कस करें तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा स्टेजिंग से। स्टेजिंग में जो लेटेस्ट स्टेजिंग जो आपको याद रखनी हो कौन सी है, दैट इज ICRB, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। ये क्या स्टेजिंग है, स्टेजिंग ऑफ ओनली इंट्राऑक्यूलर, जब वो स्टेज 1 में, उसमें जो आप स्टेज 1 किसको बुलाते हैं, जब आपका ट्यूमर सिर्फ आईबॉल के अंदर है, इंट्राऑक्यूलर। इसमें फर्दर स्टेजिंग जो है ICRB बोल सकते हो या आप इसको IIRC बोल सकते हो। सो जो भी है ये आपको 5 ग्रुप में डिवाइड करता है, ABCDE। ना इसको कैसे याद करना है, ये डिटेल्स तो आपके सामने है, लेकिन आपको याद कैसे करना है मैं आपको वो टिप दे रही हूँ। वेरी सिंपल, मेरे साथ याद करो, स्टेज 1 जब हम A कहते हैं, दिस टाइम ये स्टेज 1 क्या है, इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर, पहले ऐसे याद करो। अब इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर में A क्या है, ग्रुप A। ग्रुप A हो गया लेस देन 3 मिलीमीटर इन साइज, या तो साइज की बात करेंगे या लोकेशन की बात करेंगे, अवे फ्रॉम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक मैक्यूला एंड डिस्क।
ठीक है, अब आ जाओ दूसरी चीज क्या, बी, इसका ऑपोजिट कर लो, ए बी को एक साथ याद करो, सी डी को एक साथ। बी में क्या है, मोर देन 3 मिलीमीटर इन साइज और नियर द मैक्युला एंड ऑप्टिक डिस्क। अब सी क्या है, सीडिंग हो रही है, ट्यूमर स्प्रेड कर रहा है, कहाँ पे है, विट्रस में है और सबरेटिनल स्पेस में। लेकिन अगर वो ट्यूमर के 3 मिलीमीटर के अंदर है, इस बार साइज की बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस सीडिंग इज विद इन 3 मिलीमीटर्स फ्रॉम द ट्यूमर, ओके, तब ये क्या हो जाएगा, ग्रुप सी। सीडिंग कहाँ की, ये याद रख लो, विट्रस सीडिंग या सबरेटिनल स्पेस। अब डी में क्या याद करोगे, ये विद इन के मतलब मोर देन 3 मिलीमीटर की सीडिंग हो गई, तो ये डी हो गया, आसान हो गया याद करना। ई को याद करो, लास्ट ट्यूमर ऑक्यूपाइंग मोर देन हाफ ऑफ द आई बॉल, दैट इज ग्रुप ई, है ना, कवरिंग मोर ऑफ द हाफ ऑफ द आई बॉल कवर हो गया है, इसको ये हो गया ग्रुप ई। चलिए, अगर हमें ये चीज़ याद है, अब नेक्स्ट क्या होगा, स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या, तो आप सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट, अच्छा पहले स्टेजिंग समझ लो। स्टेज 2 होता है ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाए। स्टेज 3 क्या होगा, जब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एक्सटेंशन, दैट मीन्स ऑर्बिट में चला गया ट्यूमर। और स्टेज 4 क्या है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस। अब आ जाओ ट्रीटमेंट कैसे समझना है। अगर ये स्टेज 1 का ग्रुप ए है, ग्रुप ए में हम क्या करेंगे, हम खाली फोकल थेरापी देते हैं। फोकल थेरापी मतलब लेजर फोटोकोगुलेशन या क्रायो करके उसको वहीं के वहीं डैमेज कर। ग्रुप बी सी डी में क्या करोगे, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, तो आप पहले कीमो रिडक्शन करते हो, यहाँ रोल आता है आपके VEC का। इससे कीमो रिडक्शन करके जब हमने साइज डिक्रीज कर लिया, उसको कर्टेल कर लिया, उसके बाद फिर हमारे फोकल थेरापी ही बचती है। ओके, सो कीमो रिडक्शन विद फोकल थेरापी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हो, ई के लिए ई न्यूक्लिएशन, आपको निकालना ही है आई बॉल को, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आपने ई न्यूक्लिएशन किया, डेफिनेटली क्या होता है ई न्यूक्लिएशन, पूछते हैं आपसे, रिमूवल ऑफ होल आई बॉल विद मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये नहीं भूलना है। आई बॉल के साथ साथ जब मैक्सिमम पार्ट ऑप्टिक नर्व का हम निकालते हैं, ये होता है ई न्यूक्लिएशन। जब आपने किया, बायोप्सी करोगे, देखोगे नर्व इन्वॉल्व है कि नहीं, अगर इन्वॉल्व है, अब ये हो गया स्टेज 2। स्टेज 2 के ट्रीटमेंट में अब इसके अलावा, ई न्यूक्लिएशन तो आपने कर ही दिया है, इसके अलावा आपको रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, रेडियो एंड की। स्टेज 3 पे आ जाओ। स्टेज 3 हो गया आपका एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एक्सटेंशन। सो स्टेज 3 पे आप कैसे करोगे, स्टेज 3 पे एक्सेंटरेशन, जो कोई चीज़ को ट्यूमर अगर ऑर्बिट में है, तो आप नहीं चाहते ना कि वो इंट्राक्रेनियल स्प्रेड हो जाए, तो आपको सब कुछ ऑर्बिट से खाली करना है, सारे ऑर्बिटल कंटेंट्स, पेरिओस्टियम, लिड्स को काटना है, इसको क्या बुलाते हो, एक्सेंटरेशन। स्टेज 4 क्या है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है, सो ये हो गया आपका डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस में नेचुरली पैलिएटिव थेरापी। तो काइंडली रेटिनोब्लास्टोमा को अच्छे से और पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्निया इन अ डिहाइड्रेटेड स्टेट। सबको पता है कॉर्निया को डिहाइड्रेटेड स्टेट में रखने का काम एंडोथीलियम का है, कैसे, चलिए समझते हैं। अगर हम देखते हैं कॉर्निया को, बड़ी हैरानगी की बात है कि चारों तरफ इसमें पानी ही पानी है, फिर भी ये खुद डिहाइड्रेटेड है। कैसे, ये आप पानी पानी है ना, एक्वस ह्यूमर, कैसे, क्योंकि ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये एक तो बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो आपके एक्वस को घुसने नहीं दे रहे कॉर्निया में। अगर पानी चला भी गया, कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ द एक्वस बैक इज हैपनिंग, है ना, वो जो कंटिन्यूअस पंपिंग हो रही है, वो किस चीज से हो रही है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप से, ठीक है। सो आप क्या बोलते हो कि डिहाइड्रेटेड स्टेट के लिए पंप फंक्शन एंड बैरियर फंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, राइट। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। लेयर्स ऑफ कॉर्निया भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और एक और चीज़ मेरी तरफ से रिवाइज कर लेना, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया, ठीक है। सो ये आंसर। नेक्स्ट आते हैं शिफ्टिंग फ्लूइड साइन। बताओ शिफ्टिंग फ्लूइड साइन क्या होता है। शिफ्टिंग फ्लूइड साइन, इट इज़ अ फीचर ऑफ एक्सुडेटिव,
क्या है एक्सुडेटिव? किसको बुलाते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट? जब कोरॉइड की कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से आपके, इसको रिवाइज करो मेरे साथ, अगर ये आपका आउटर मोस्ट लेयर है कोरॉइड, ये कोरॉइड है और इसके बाद आपका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना क्या होती है? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। इन दोनों के बीच क्या है? ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन। इसके बाद न्यूरोसेंसरी रेटिना के लेयर्स आ गए, 10 लेयर्स होते हैं, है ना। अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे। मान लो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना है, ये आपका रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, ये कोरॉइड है। ये तो क्लियर है ना कि क्या होता है रेटिनल डिटैचमेंट? इट इज सेपरेशन ऑफ नॉट रेटिना फ्रॉम कोरॉइड, नहीं, सेपरेशन ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना फ्रॉम रेस्ट ऑफ, मतलब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड न्यूरोसेंसरी रेटिना, उसी को बुलाते हो रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये जो स्पेस है ना, यहीं से डिटैचमेंट हो रहा है क्योंकि ये एम्ब्रोलॉजिकली बहुत वीक होती है, इसी को बुलाते हैं सब रेटिनल स्पेस। अब कोरॉइड की कोई भी पैथोलॉजी हो, ट्यूमर है, न्यूवस्कुलाइजेशन, जो कि इसमें परकोलेट कर जाए तो इससे भी आरडी हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा, इसको बुलाते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। सो एक्सुडेटिव में वेरी पैथोग्नोमिक फीचर क्या है? शिफ्टिंग फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड सब रेटिनल फ्लूइड स्पेस में ये कलेक्टेड है, ये घूम रहा है। और इसका बहुत टिपिकल ये अल्ट्रासाउंड बी स्कैन आप देखो, एक इस समय रेटिना की पोजीशन ये है क्योंकि हेड पोस्चर ऐसे है, जब आप चेंज करते हो रेटिना की पोजीशन ये हो गई। सो दिस इज व्हाट इज शिफ्टिंग फ्लूइड, ठीक है, याद रहेगा या। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट तो आपको क्या बोल, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट तो क्या बोलोगे? मोस्ट कॉमन टाइप होता है रेगमेटोजेनस, भूलना नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है वुमेन कंप्लेनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन ऑफ राइट साइड ऑफ बोथ आई। क्या मतलब हुआ? राइट साइड ऑफ बोथ आई, चलो दोनों आई बनाओ, एक लेफ्ट है फील, एक राइट का फील हो गया। राइट साइड का मतलब हुआ ये शेडेड पार्ट वो होता है जो चला गया, लॉस ऑफ, सो शेडेड पार्ट मीन्स यहाँ पे कोई विजन नहीं, तो राइट साइड ऑफ बोथ आई इज दिस इज हाउ वी मीन। सबको पता है इट्स ऑलवेज ऑपोजिट, लेफ्ट साइडेड लेजन से राइट साइड फील्ड इफेक्ट होता है। तो ये राइट होमोनिमस हेमिएनोपिया है ना। तो होमोनिमस हेमिएनोपिया सबसे पहला ऑप्शन और आंसर होना चाहिए लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट। राइट होमोनिमस हेमिएनोपिया किससे हो रहा है? लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके डिटेल में जाना तो बहुत लंबा हो जाएगा, कभी और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्विकली अगर सोचना चाहो, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करो तो डिफरेंट लेजन्स, इसको आपको रिवाइज करना है, ये आपका विजुअल पाथवे आपके सामने, राइट। अब ये जब नंबर 1 लेजन क्या है? जब होल ऑप्टिक नर्व इज गॉन तो उस साइड ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर क्याज्मा नंबर 2 पे देखो दोनों नेजल फाइबर चले गए तो क्या मिलेगा? टेम्पोरल फील्ड डिफेक्ट। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है विजुअल फील्ड पाथवे लेजन्स, क्यों नहीं आता? क्योंकि बेसिक ही नहीं समझ आ रहा है कि जो भी एनाटॉमी में है उसका ऑपोजिट फील्ड है। रेटिनल कोऑर्डिनेट्स और फील्ड कोऑर्डिनेट ऑपोजिट है, मतलब कि अगर सुपीरियर रेटिना नहीं काम कर रहा है तो इंफीरियर फील्ड डिफेक्ट मिलती है, इंफीरियर रेटिना नहीं काम करेगा सुपीरियर फील्ड डिफेक्ट मिलेगी, टेम्पोरल नहीं करेगा नेजल मिलेगी, नेजल नहीं करेगा टेम्पोरल मिलेगी। ये बात तो समझनी होगी ना, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। अगेन ये ट्रैक लेजन में आप देखते हो होमोनिमस, क्योंकि ये राइट साइडेड लेजन हम लोग देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया दिखा रहा है। आपके क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में क्या है? राइट, बट यहाँ पे क्योंकि अगर राइट है तो कौन सा साइड लेजन है? लेफ्ट साइड, हमेशा ऑपोजिट होता है, ठीक है, ओके। उसके अलावा पाई इन स्काई दिखा रहा है यहाँ पे, टेम्पोरल लोब के थ्रू ऑप्टिक रेडिएशंस जो जाते हैं वो इंफीरियर फाइबर्स होते हैं। जब टेम्पोरल लोब में चोट लगेगी, इंफीरियर फाइबर चले गए तो कैसा फील्ड इफेक्ट है? सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया, इसको बुलाते हैं पाई इन स्काई, है ना। फिर पाई इन फ्लोर होता है जब पैराइटल लोब लेजन, जो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। और विजुअल कॉर्टेक्स लेजन में आपको क्या मिलेगा? मैक्युला स्पेयरिंग होमोनिमस है, ये तब मिलता है जब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज हो, राइट। सो जस्ट ए क्विक रिकैप, ये क्या दिखा रहा है? ये ऑप्टिक रेडिएशन लेजन पोस्टीरियरली पैराइटल लोब में अगर लेजन है जहाँ पूरी ऑप्टिक, एक तो है आपका पाइन स्काई पाइन फ्लोर और पोस्टीरियर लेजन होगा तो अगेन होमोनिमस हेमिएनोपिया मिलता है ना। तो वही चीज़ आपको दिखा रहा है कि अगर राइट साइडेड लेजन है अगेन आपको लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया। आप मुझसे पूछ सकते हो मैम इस क्वेश्चन में लेफ्ट ऑप्टिक रेडिएशन भी तो आंसर हो सकता है, लेकिन
प्रिफर हम पहले ऑप्टिक ट्रैक्ट ही करेंगे क्योंकि ऑप्टिक रेडिएशन के ऐसे ही बहुत सारे वेरिएशन हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट थर्ड नर्व पैल्सी। वेरी क्विक रिकैप। LR6 SO4 सबको याद है? LR6 मतलब लैटरल रेक्टस सप्लाइड बाय 6 नर्व एंड सुपियो ऑब्लिक सप्लाइड बाय 4। तो नेचुरल है जब थर्ड नर्व जाएगी तो ये दो मसल तो काम करेंगी ना। तो लैटरल रेक्टस क्या करती है? एब्डक्शन करती है। और सुपियो ऑब्लिक क्या करती है? इंटॉर्शन करती है, डिप्रेशन करती है और एब्डक्शन करती है। इसलिए आपको क्या मिलता है? ये क्या बोलोगे? यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? लैटरल रेक्टस भी काम कर रही है, सुपियो ऑब्लिक भी काम कर रही है, तो डाउन एंड आउट। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ आई इन थर्ड नर्व पैल्सी क्या होगी? आप बोलोगे डाउन एंड आउट। इसलिए आंसर ये क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, एग्री। लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स होगा ना, क्योंकि थर्ड नर्व इज सप्लाइंग द आइरिस स्फिंक्टर। फिक्स डायलेटेड प्यूपिल मिलेगी। थर्ड नर्व सीलरी मसल्स को भी सप्लाई करती है, एकोमोडेशन भी चली जाएगी। फिर और क्या हो सकता है? एलपीएस को सप्लाई करती है। देखो ये थर्ड नर्व पैल्सी का पेशेंट है, तो आपको टोसिस भी मिल रही है यहाँ पे। करेक्ट। इसमें क्या दिखा रहा है कि जब वो राइट तरफ, राइट गेज में नो एडक्शन, क्योंकि आपकी थर्ड नर्व चलेगी इसलिए नो एडक्शन, और लेफ्ट में एबडक्शन इज नॉर्मल। ये देखो एबडक्शन इज नॉर्मल बट नो एडक्शन, लेफ्ट गेज पे एबडक्शन इज नॉर्मल। ये हो गया आपकी थर्ड नर्व पैल्सी। ओके, सो एज आई सेड, क्रिस्प और शॉर्ट डिस्कशन है, इसके अराउंड आपको और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सेफ स्ट्रैटेजी बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार क्या NICT में भी था, डबल क्यू लगाते हैं। सेफ स्ट्रैटेजी क्या है? WHO प्रोग्राम टू कंट्रोल ट्रैकोमा, है ना। सो WHO प्रोग्राम टू कंट्रोल ट्रैकोमा, ये S स्टैंड्स फॉर सर्जरी, A इज एंटीबायोटिक्स, फेशियल हाइजीन, एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, किस कंडीशन में आप ये सेफ स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे? जब प्रिविलेंस ऑफ ट्रैकोमा फॉलिकल इज मोर देन 10% इन कौन सा एज ग्रुप? ट्रैकोमा किस एज ग्रुप में कॉमन है? 1 to 9 years ऑफ एज। ठीक है, तो इसमें जब आप देखोगे दैट इज मोर देन 10%, तब हम डिसाइड करते हैं अच्छा अब हमें सेफ स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी। चलिए, सर्जरी कौन सी करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस प्रोग्राम के तहत कौन सी सर्जरी करते हैं? तो आप बोलोगे ट्राइकियासिस सर्जरी या एंट्रोपियन सर्जरी, दोनों सही है। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या देते हैं? ये दूसरा सवाल है। आप बोलोगे प्रेफर करते हैं ओरल एजिथ्रोमाइसिन, और क्या दे सकते हो, या टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन। दोनों दिया है तो आपको आंसर करना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन। क्यों? टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो ऑइंटमेंट फॉर्म में देते हो, कितना मुश्किल है मलहम लगा के आंख में घूमना, और एजिथ्रोमाइसिन 2 गोली खाओ छुट्टी पाओ, है ना। सो कंप्लायंस ज़्यादा बेटर है इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टेस्ट इज यूज फॉर स्टीरियोप्सिस? सो स्टीरियोप्सिस का मतलब है डेप्थ परसेप्शन, और डिटेल में जाएंगे तो उसमें भी डिफरेंस है, बट अभी आप हम अपने लेवल पे इसको समझेंगे एज डेप्थ परसेप्शन। अब जो स्टीरियोप्सिस क्या होता है, ये थर्ड ग्रेड ऑफ बाइनोक्यूलर सिंगल विजन। बाइनोक्यूलर फंक्शन के 3 ग्रेड्स हैं। पहला क्या है? साइमल्टेनियस परसेप्शन। दूसरा क्या है? फ्यूजन। तीसरा क्या है? स्टीरियोप्सिस। ये 3 ग्रेड्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और कैसे देखते हो? याद करो, टिटमस फ्लाई टेस्ट। क्या होती है ये टिटमस फ्लाई टेस्ट? टिटमस फ्लाई टेस्ट में आप ये पोलराइड ग्लासेस मरीज को पहनाते हो और उससे पूछते हो कैसा दिख रहा है, लग रहा है मक्खी ऊपर उड़ रही है या नहीं। तो अगर वो अपने सरफेस से उठी हुई लगती है, लगता है कि हाँ उठ के उड़ने वाली है टाइप्स, तब ये आपका डेप्थ परसेप्शन ठीक है। और अगर ऐसा नहीं लग रहा तब मतलब स्टीरियोप्सिस नहीं है। ठीक है, ये हो गया टिटमस फ्लाई टेस्ट, बहुत सिंपल। चश्मा पहनाना है, दिखाना है, और मरीज का जो भी रिस्पॉन्स है उसको डॉक्यूमेंट करके आपको एक कंक्लूजन निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई विसरेशन इज रिमूवल। अब आपने ई न्यूक्लिएशन में से डिस्कस किया, एक्सेंट्रेशन किया, ये है ई विसरेशन। क्या होता है? विसरा को निकाल, मतलब आपका, आप क्या करते हो उसमें, याद करो, कॉर्निया को कट किया, उसके बाद निकाल के हटा दिया, सारे स्ट्रक्चर्स कंटेंट्स अंदर से बाहर निकाल दिए, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज स्क्लेरा, फिर स्क्लेरा को स्टिच कर दिया, है ना। तो क्या बच गया? स्क्लेरा। तो कौन सी लेयर गई? मिडल एंड इनर लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, उसमें स्क्लेरल शेल लगा देते हो। तो ये अगर ये विसरेशन किया है आपने, फिर स्क्लेरल शेल लगा के
ये आपने इसको इसके सिमेट्रिकल बनाया, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल आई, आर्टिफिशियल आई और स्क्लेरल शेल आफ्टर इविसरेशन, ठीक है। तो समझ आ गया क्या है इविसरेशन। किस कंडीशन में इविसरेशन नहीं करते हैं ये दिमाग में होना चाहिए। ट्यूमर है तो नहीं करोगे, क्योंकि जब स्कूप करोगे आप ट्यूमर सेल्स छोड़ सकते हो, तो याद रखना इस बात, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अगेन ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपको बताऊं कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो ट्राइड क्या होता है रेटिनाइटिस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेल वैक्सी डिस्क, ये है ट्राइड। पेल वैक्सी डिस्क, एटेन्युएशन ऑफ आर्टरीज, ये एटेन्युएशन ऑफ आर्टरीज सॉरी, और बोनी स्पिक्यूल्स, ये आपको पिगमेंटरी डिस्टर्बेंस कैसे दिखते हैं, इनको हम बुलाते हैं बोनी स्पिक्यूल्स, ठीक है। ये ट्रायड आपका एग्जाम क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। सो ट्रायड ऑफ आरपी आपको पता होना चाहिए। और ये पेल वैक्सी डिस्क जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये कौन सी ऑप्टिक एट्रोफी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक एट्रोफी में मैंने पढ़ाया हुआ है। पेल वैक्सी डिस्क इज योर consecutive optic atrophy. It is consecutive optic atrophy, right? Okay. अब आ जाओ नॉट यूज फॉर कलर विजन टेस्टिंग। कौन सा टेस्ट नहीं यूज होता है, एक एक करके देखते हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, इशिहारा टेस्ट, स्क्रीनिंग फॉर कलर विजन, इसी से करते हैं। आप पेशेंट से पूछते हैं उसमें क्या नंबर है, अगर वो पढ़ पा रहा है तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, नहीं पढ़ पा रहा है तो है ना। अच्छा, ये हो गया आपका इशिहारा फॉर कलर विजन स्क्रीनिंग, ये बार बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ है जो क्लासिफिकेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस में हेल्प करता है, ये डिफरेंट, एक ही कलर के डिफरेंट ह्यूज हैं, इसको क्या बुलाते हो, फार्न्सवर्थ मुनसल 100 ह्यू टेस्ट, फार्न्सवर्थ मुनसल 100 ह्यू टेस्ट, ठीक। और यहाँ पे 100 ह्यूज नहीं है, ये 85 ही कैप्स होते हैं इसमें, ये इंटरेस्टिंग बात याद रख लीजिए। और ये हो गया अलग अलग कलर के वूल हैं जिसके जो आप पेशेंट से पूछते हो अबाउट द कलर्स। तो ये क्या हो गया, हॉलमग्रेन वूल टेस्ट, ये बहुत कॉमनली आपसे कोई पूछा नहीं गया, इस ऑप्शन में है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाकी सब कलर विजन से रिलेटेड टेस्ट, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट और क्रिस्प डिस्कशन था आपके साथ, होप आपने एंजॉय किया और अच्छे से पढ़ाई करो। इसके अराउंड जो भी मैंने टॉपिक लिया है इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ो। दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी, जो कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, जिससे कि मैं उस टॉपिक को लेके आपको हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ बोलनी होगी, इंग्लिश वर्जन हिंदी इंग्लिश वर्जन कॉमन मैंने क्वेश्चंस रखे हैं सो दैट कोई भी दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे, बट वेरिएशंस मिलेंगे बिकॉज इट इज़ ऑल स्पॉन्टेनियस फ्रॉम माई साइड। आपको एग्जैक्ट वही चीज़ एक ही एक लाइन वैसी बोली हुई नहीं मिलेगी, नेचुरल है, इट्स वेरी वेरी ह्यूमन, सो वो आप होप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी रीडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑफ कोर्स कीप स्माइलिंग, थैंक यू।